हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए, हमारी हिस्ट्री की बुक का जो हम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर कर रहे थे, उसका हम पार्ट 4 आज स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये सारी बातें जो है पढ़ ली थी, सीख ली थी, जान ली थी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बिगिनिंग स्टार्ट होती है, मतलब जब बिगिनिंग हो रही है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ये मूवमेंट कैसे अलग था, ये हम देखेंगे। और इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन देखेंगे, किस तरह से लोगों ने कॉपरेट किया है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं लोगों के साथ, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वी हैव पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली टू रिफ्यूज़ कॉपरेशन with the British as they had done in 1921 to 1922, but also to break colonial laws. तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सिर्फ इतना हुआ था कि आप लोग ब्रिटिशर्स को कॉपरेट मत करिए, आप लोग ब्रिटिशर्स का जो है आप लोग मना कर दीजिए उनका साथ देने से। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज आया है, सिर्फ कॉपरेशन से मना नहीं किया गया है, बल्कि कॉलोनियल लॉज को तोड़ने को भी कहा गया है। ठीक है, अभी बात हुई थी ना कि क्या क्या चेंजेस हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो आप ये सारे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला डिफरेंस तो यही था कि कॉलोनियल लॉस को ब्रेक करना था इस बार, ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस था। देन थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ। तो कई सारे हज़ारों में लोगों ने कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में सॉल्ट लॉ को तोड़ा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज़। तो जो भी सॉल्ट लॉ था उसको लोगों ने तोड़ा, और जो भी बने हुए नमक, पहले से सरकार ने जो नमक बना रखे थे और सरकार की जो फैक्ट्रियाँ थी सॉल्ट की, उसमें लोगों ने डिमॉन्स्ट्रेशन किया। ये सारी बातें हुई। उसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ा, जिस तरह से मूवमेंट आगे बढ़ता गया, फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड। तो जो भी फॉरेन के कपड़े थे उनको बॉयकॉट किया गया। लिक्विड शॉप वर पिक्ड, तो लिक्विड शॉप जो है हटा दी गई। देन है पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से और चौकीदारी टैक्सेस देने से मना कर दिया, और जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। और इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल। और कई सारी जगहों पर तो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉज को भी वायलेट किया, यानी वो वहाँ पर जाते थे, लकड़ियाँ भी इकट्ठा करते थे और अपने कैटल्स को ग्रेजिंग भी करवाते थे। ठीक है। देन वी हैव वरीड बाय द डेवलपमेंट्स। तो ऐसी डेवलपमेंट से परेशान हो करके कॉलोनियल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कांग्रेस लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट करना। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस। इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हुए, यानी बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में लड़ाइयाँ और मुठभेड़ कह सकते हैं आप, दंगे फसाद हुए। ठीक है, कई जगहों पर। जब अब्दुल गफ़र खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी को अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया में, तो जो भी भीड़ थी गुस्से वाली, जो एकदम सब आग बबूला हो रखे थे, सब ने पेशावर की सड़कों पर डिमॉन्स्ट्रेशन किया, फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। अब ऐसा जब लोग कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स की जो पुलिस फायरिंग थी ये भी उसी में चालू थी। पुलिस की गोलियां भी लगातार वो लोग सह रहे थे, काफ़ी सारे लोग मारे भी गए। एक महीने बाद जब महात्मा गांधी खुद ही अरेस्ट हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर अटैक कर दिया। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस, ऑल स्ट्रक्चर्स दैट सिम्बलाइज ब्रिटिश रूल। जहाँ जहाँ पर भी लग रहा था कि ये ब्रिटिश का रूल है, जो जो भी चीज़ें ब्रिटिश के रूल को सिम्बलाइज कर रही थी, यानी दिखा रही थी कि ये ब्रिटिश का प्रतीक है, उन चीज़ों पर अटैक किया गया। अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। अब ये जो डरी हुई गवर्नमेंट थी जिसके साथ इतना बुरा बर्ताव हो रहा था, तो इसने भी बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड किया। मतलब एक आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक भयानक तरीके से रिप्रेस किया गया उनके इन तरीक़ों को। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड।
जो लोग जो शांति से सारी चीज़ें धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे, सब पर अटैक किया गया, औरतों और बच्चों को भी मारा गया और करीबन करीबन 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये सारी चीज़ें होने लगी। इस सिचुएशन में महात्मा गांधी एक बार फिर से डिसाइड किए मूवमेंट को कॉल ऑफ करने के लिए, यानी मूवमेंट फिर से अब बंद करना चाहते थे, एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। ना सिर्फ उन्हें अपना मूवमेंट बंद करना पड़ा, बल्कि वो इरविन के साथ अब एक समझौता करने चले थे 5 मार्च 1931 में। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, अब देखिए गांधी इरविन पैक्ट इसी को नाम दिया गया है। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो इस जो ये समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत ये डिसाइड हुआ कि गांधी जी जो है मान चुके हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए। द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको पहली बार जो कांग्रेस थी उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था। और ये कहाँ होने वाली थी? लंदन में होने वाली थी, जिसमें गांधी जी जाने वाले हैं। द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करने के लिए मान चुकी है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन जाते हैं कॉन्फ्रेंस के लिए, बट द निगोशिएशंस ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने सोचा ऐसा कुछ नहीं हो पाया और वो निराश और हताश होकर के वापस आ गए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। तो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा गवर्नमेंट ने एक नया तरीका निकाला है रिप्रेस करने का लोगों को। गफर खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में थे। कांग्रेस पार्टी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशंस एंड बॉयकॉट्स। तो कई सारे ऐसे तरीके अपनाए गए जिससे कि मीटिंग्स ना होने पाए, धरने ना होने पाए, और जो लोग बॉयकॉट्स कर रहे हैं ये सारी चीज़ें ना होने पाए। ये कुछ मेजर्स ऐसे लिए गए थे। विद ग्रेट अप्रेंशन महात्मा गांधी रिलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब फिर से गांधी जी ने क्या किया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रीलॉन्च कर दिया। फॉर ओवर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। तो कई सालों तक ये मूवमेंट चलता रहा, लेकिन 1934 से ये जो मूवमेंट था अपना मोमेंटम खो चुका था। मतलब अब इसमें वो बात नहीं रह गई थी जो होनी चाहिए थी। ओके, हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। तो पार्टिसिपेंट्स ने इस मूवमेंट को कैसे देखा ये अब हम देखने वाले हैं। लेट अस नाउ लुक एट द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स दैट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। व्हाई डिड दे ज्वाइन द मूवमेंट? व्हाट वर देयर आइडियल्स? व्हाट डिड स्वराज मीन टू देम? तो ये सारे सवालों के जवाब हम अब देखने वाले हैं कि किसने किसने पार्टिसिपेट किया, क्यों पार्टिसिपेट किया, उनका पार्टिसिपेट करने का क्या रीज़न था, उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था, उनके लिए क्या चीज़ें आइडियल थी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो कंट्री साइड में रिच पीजेंट कम्युनिटीज़ जैसे पांडार्स ऑफ गुजरात, जट ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। ये सभी मूवमेंट में एक्टिव थे। बीइंग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, अब क्योंकि ये पीजेंट्स हैं और काफ़ी रिच पीजेंट्स हैं इसलिए कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोड्यूसर्स थे। तो क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स थे, दे वर वेरी हार्ड हिट बाय द ट्रेड डिप्रेशन एंड फॉलिंग प्राइसेस। तो क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स थे कमर्शियल क्रॉप्स के, इसलिए जो भी इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उससे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तो इन्हीं सबको हुई थी। ठीक है, इनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। एज देयर कैश इनकम डिसअपियर्ड, दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू डिमांड। तो उनकी जो इनकम थी वो कम होती जा रही थी, डिसअपियर होती जा रही थी कहना चाहिए। वो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू डिमांड था वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे। एंड द रिफ्यूजल ऑफ द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द रेवेन्यू डिमांड लेड टू वाइड स्प्रेड डिसेंटमेंट। गवर्नमेंट जो थी वो रेवेन्यू डिमांड को कम करने के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट ऐसा सोच ही नहीं रही थी। दीज रिच पीजेंट्स बिकेम enthusiastic supporters of the civil disobedience movement। तो ये जो रिच पीजेंट्स थे जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ये सभी अच्छे खासे बढ़िया सपोर्टर्स बन गए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के। काफ़ी उत्साह से इन लोगों ने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। उन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया
और कभी कभी तो एट टाइम्स फोर्सिंग रिलक्टेंट मेंबर्स, ठीक है, टू पार्टिसिपेट इन द बॉयकॉट प्रोग्राम्स। तो कभी कभी तो वो कुछ लोगों को जो है फोर्स करते थे इस बॉयकॉट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement restarted in 1932, many of them refused to participate. पूरी की पूरी कहानी इस बात पर टिकी हुई है कि सबसे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है, देन हमें उसके बारे में पता चलता है कि उसके होने से क्या क्या मुसीबतें आईं। उन मुसीबतों को देखते हुए गांधी जी ने मूवमेंट को बंद कर दिया कि ये नहीं होगा। उसके बाद जब दूसरी बार गांधी जी लंदन से वापस आते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके, तब दोबारा से जब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करते हैं, इस बार कोई भी उनका साथ नहीं देता। मतलब कोई भी इन द सेंस, अभी हम धीरे धीरे देखेंगे कि कौन कौन उनका पहले साथ दिया था और इस बार साथ नहीं देता है। जैसे हमने अभी रिच पीजेंट्स के बारे में देखा कि किस तरह से वो गांधी जी को सपोर्ट कर रहे थे। एक तरह से उनके लिए स्वराज का सिर्फ इतना मतलब था कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की डिमांड है वो कम कर दी जाए, ठीक है, ये उनके लिए स्वराज का मतलब था। और जैसे ही ये मूवमेंट हटा दिया गया, जब मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया और रेवेन्यू का कुछ भी इधर उधर नहीं किया गया, मतलब रेवेन्यू कम होगा ज़्यादा होगा कुछ उसके बारे में बात नहीं की गई, तो इन लोगों ने अगली बारी पार्टिसिपेट ही नहीं किया, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पर, रिच पीजेंट्स के बारे में देखा कि उनके क्या अपने तरीके थे और उनका क्या मानना था और उन्होंने क्यों बाद में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक। द पुअरर पीजेंट्री वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड in the lowering of the revenue demand. Many of them were small tenants cultivating land they had rented from landlord. जो पुअर पीजेंट्स थे, ये सभी ना सिर्फ रेवेन्यू डिमांड को कम करने के लिए इंटरेस्टेड थे, बल्कि इसमें से कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि लैंडलॉर्ड से ज़मीन रेंट पर लिए थे जिस पर वो खेती कर रहे थे। एज द डिप्रेशन कंटिन्यूड एंड कैश इनकम्स dwindled, द स्मॉल टेनेंट्स फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे देयर रेंट। तो जब ये डिप्रेशन आया उसके बाद इनके कैश इनकम काफ़ी कम हो गई, तो ये अब उस रेंट को भी नहीं दे पा रहे थे। मतलब एक तरफ गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू डिमांड है वो तो वो नहीं ही दे पा रहे हैं, उसके साथ साथ उन रेंट को भी नहीं दे पा रहे थे। जो उन्होंने लैंडलॉर्ड से जिस ज़मीन को लिया था खेती करने के लिए, वो रेंट भी अब वो पे नहीं कर पा रहे हैं। दे वॉन्टेड द अनपेड रेंट टू द लैंडलॉर्ड टू बी रिमिटेड। दे ज्वाइंट अ वेराइटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट्स। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट ने जो जो मूवमेंट्स चलाए, रेडिकल मूवमेंट्स, उसमें उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स में उन्होंने ज्वाइन किया। एप्रीहेंसिव ऑफ राइजिंग इशूज दैट माइट अपसेट द रिच पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, कांग्रेस वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स इन मोस्ट प्लेसेस। अब देखिए, कांग्रेस यहाँ पर कह रही है कि कांग्रेस ने इन लोगों को क्यों नहीं सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए अगर ये सारे इश्यूज़ को बढ़ाया जाता तो जो बड़े बड़े पीजेंट्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, ये काफ़ी अपसेट हो जाते। इसी रीज़न से नो रेंट कैंपेन का कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया। नो रेंट कैंपेन का मतलब रेंट नहीं लिया जाएगा, जो आपके पुराने अनपेड रेंट हैं अब आपको उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसी चीज़ें सपोर्ट नहीं की जाएंगी। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजेंट्स एंड कांग्रेस रिमेन्ड अनसर्टेन। आपने यहाँ पर क्या सीखा? सबसे पहली बात आपने देखी थी रिच पीजेंट्स के बारे में, उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि रेवेन्यू का जो डिमांड है वो कम किया जाए। सबसे पहले उनकी डिमांड थी जो फुलफ़िल नहीं हो पाई, इसलिए दूसरी बार जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च हुआ उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर पुअर पीजेंट्स की क्या डिमांड थी? ना सिर्फ रेवेन्यू की डिमांड को कम किया जाए, बल्कि जो लैंडलॉर्ड से हमने जो ज़मीन ली है कर्जे पर, रेंट पर जो ज़मीन ली है, उस रेंट को जो हम अब तक नहीं भर पाए हैं उसको माफ़ कर दिया जाए। तो अब ये माफ़ी तो मिली रही क्योंकि कांग्रेस जो है वो बड़े पीजेंट्स को दुखी नहीं देखना चाहती थी, अपसेट नहीं देखना चाहती थी। भाई अगर अपसेट देख लेती तो वो अपना सपोर्ट खो देती। इसी रीज़न की वजह से कांग्रेस ने पुअर पीजेंट्स का सपोर्ट नहीं किया। व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस? उन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेट किया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट्स एंड बिकम पावरफुल। तो मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे बहुत सारा प्रॉफिट बनाया था और पावरफुल हो चुके थे। कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर बिजनेस, दे नाउ रिएक्टेड अगेंस्ट कॉलोनियल
पॉलिसीज दैट रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस एक्टिविटीज़। तो अब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ही अब वो उन पॉलिसीज़ पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं जो कॉलोनियल पॉलिसीज़ थी, जो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, जिसने उनकी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। ठीक, दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। जो फॉरेन गुड्स थे उनके इम्पोर्ट्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहते थे, और रुपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज का जो रेशियो है उसमें भी वो प्रोटेक्शन चाहते थे, जिसकी वजह से इम्पोर्ट्स में डिस्करेजमेंट उनको देखना पड़ रहा था। तो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, बिज़नेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने एक इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में बनाई, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ यानी FICCI इन 1927 उन्होंने ये भी बनाई, लीड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड GD बिरला। ये दो बड़े नाम आपने देखे, इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस चीज़ को लीड किया, ठीक है। द इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कॉलोनियल कंट्रोल को अटैक किया और इंडिया को सपोर्ट किया, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया। इस तरह से मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे पैसे से, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी बाहर के इम्पोर्टेड जो गुड्स थे उसको वो खरीद नहीं रहे थे और बेच भी नहीं रहे थे। काफ़ी सारे बिजनेसमैन केम टू सी स्वराज एज अ टाइम व्हेन कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस वुड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एंड ट्रेड एंड इंडस्ट्री वुड फ्लोरिश विदाउट कंस्ट्रेंट्स। तो इनके लिए स्वराज का मतलब था कि जब बिज़नेस में कोई भी रुकावट ना आए और हम हमारे हिसाब से बिज़नेस कर सकें, कोई कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन उसमें ना आए, और हम अपनी ट्रेड को, अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़िया बिना किसी रुकावट के अच्छे से चला सकें। इनके लिए स्वराज का ये मतलब था। बट आफ्टर द फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिजनेस ग्रुप्स वर नो लॉन्गर यूनिफॉर्मली एंथुजियास्टिक। जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो फेलियर हुआ, मतलब गांधी जी वापस आ गए हताश और निराश, तो ये चीज़ बिजनेस ग्रुप्स को काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगी और इसलिए उन्होंने वापस से इसमें इंटरेस्ट नहीं रखा। किसमें? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। दे वर अप्रहेंसिव ऑफ द स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ एंड वरीड अबाउट प्रोलॉन्ग्ड डिस्ट्रप्शन ऑफ बिजनेस। तो जैसे जैसे वो देख रहे थे कि कांग्रेस के यंगर मेंबर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब इसमें आ रहे हैं, मतलब पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस की यंगर लीडर अब काफ़ी सारे फैसले ले रहे हैं, तो इन्हें काफ़ी चिंता होने लगी अपने बिज़नेस की कि बिज़नेस हमारा ख़राब हो जाएगा, और इसी रीज़न की वजह से अब वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखे। देन हमारे सामने है द इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स एक्सेप्ट इन द नागपुर रीजन। नागपुर को छोड़ करके बाकी कहीं पर भी इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस ने सपोर्ट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, किसी ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे कांग्रेस के काफ़ी क्लोज़र आ गए थे और वर्कर्स दूर ही रह गए थे। बट इसके अलावा भी सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसके अलावा भी कुछ वर्कर्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया एंड सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज़ ऑफ द गांधीयन प्रोग्राम। और बल्कि कुछ लोगों ने ही गांधीयन प्रोग्राम के आइडिया को जो है अडॉप्ट किया, लाइक बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एज पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट बिगेन अगेंस्ट लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। मतलब जो कि उनकी जो वर्किंग कंडीशंस थी वो भी काफ़ी ख़राब थी, उनको काफ़ी कम वेजेस भी मिलते थे, उसके बावजूद उन्होंने मूवमेंट को सपोर्ट किया, यानी फॉरेन गुड्स को उन्होंने बॉयकॉट किया। इस तरह से उन्होंने गांधीयन प्रोग्राम्स को जो है अडॉप्ट किया। अब उसके बाद है देयर वर स्ट्राइक्स बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930। छोटा नागपुर 10 माइल्स में काफ़ी सारे लोगों ने गांधी कैप्स को पहना और प्रोटेस्ट रैली में पार्टिसिपेट किया, बॉयकॉट कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। कांग्रेस वॉज रिलेक्टेंट टू इंक्लूड वर्कर्स डिमांड्स एज पार्ट ऑफ इट्स प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल। तो कांग्रेस जो थी इस वर्कर्स की डिमांड को फुलफिल करना चाह रही थी यहाँ पर। इट फेल्ट दैट दिस वुड एलिनिएट इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी एम्पीरियल फोर्सेस। आपने देखा कि कांग्रेस ने रिच पीजेंट्स को सपोर्ट किया और जो पुअर पीजेंट्स थे उनको सपोर्ट नहीं किया। अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? वॉज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन।
तो यहाँ पर काफ़ी सारी औरतों ने भी पार्टिसिपेट किया था। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च 1000 ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम टू लिसन टू हिम। तो जो गांधी जी ने जो सॉल्ट वाला मूवमेंट किया था, अपना दांडी मार्च जब किया था, उस समय पर काफ़ी सारी वुमेन्स हज़ारों में कम से कम अपने घरों से निकल करके गांधी जी को सुनने आती थी। ये सब काम उन्होंने किया। कई सारी जेल में भी गए। इन अर्बन एरियाज दीज वुमेन वर फ्रॉम हाई कास्ट फैमिलीज एंड रूरल में दे कम फ्रॉम रिच पीजेंट हाउस होल्ड। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर अमीरता और गरीबता कितनी ज़्यादा शो हो रही है आपके सामने। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, जो भी गरीब है वो अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है, उसे हक नहीं मिल रहा है, वो चुपचाप बैठ जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, वो कुछ और कर ही नहीं सकता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही आप औरतों में देख रहे हैं कि औरतों में भी जो छूट दी गई है वो अमीर घराने के लोगों को दी गई है। जैसे काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ थी अर्बन एरिया में, वो हाई कास्ट से बिलोंग कर रही थी, और जो गांव के एरिया की जो महिलाएं थी वो सब के सब कहाँ से बिलोंग कर रही थी, रिच पीजेंट हाउस होल्ड से बिलोंग कर रही थी। ठीक है, गांधी जी के बुलाने से दे बिगैन टू सी सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वुमेन। गांधी जी के बोलने से उन्होंने नेशन को एक अपनी नेशन की सर्विस करना एक अपनी ड्यूटी मान ली, एक अपना पवित्र धर्म मान लिया। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रोल डिड नॉट नेसेसरली मीन एनी रेडिकल चेंजेस इन द वे द पोजीशन ऑफ वुमेन वॉज विजुअलाइज्ड। इतना सब कुछ करने के बावजूद जो एक औरत का दर्जा था वो नहीं बदला। इसकी वजह से कोई चेंजेस, कोई रेडिकल चेंजेस नहीं आए। रेडिकल चेंजेस का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कुछ ऐसा किया जिससे तुरंत ही परिवर्तन आ जाए, रेडिकली, उसको बोलते हैं रेडिकल चेंजेस। और एक होता है ग्रेजुअल, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे आए, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल चेंजेस। तो यहाँ पर कोई रेडिकल चेंज नहीं आया इन द वे पोजीशन ऑफ वुमेन वाज विजुअलाइज। तो औरत की जो जगह जो मानी जाती थी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। इतना सब कुछ करने के बावजूद रिच फैमिलीज से औरतें आई, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, गांधी जी के बुलाने पर सब कुछ किया, लेकिन कोई भी बदलाव नहीं आया। गांधी जी वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ वुमेन टू लुक आफ्टर होम एंड हर्थ, बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ्स। तो गांधी जी भी यही मानते थे कि औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर को देखे, अच्छी माएँ बने, अच्छी वाइफ्स बने, अच्छी पत्नी बने। ठीक है, एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम कांग्रेस भी वुमेन को अलाउ नहीं करना चाहती थी, कोई भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी अथॉरिटी के रूप में कोई पोजीशन देना नहीं चाहती थी, खुद कांग्रेस। इट वॉज कीन ओनली ऑन देयर सिम्बॉलिक प्रेजेंस। एक तरीके से बस दर्शाया जाता था कि औरतें हैं, पर असल में औरतें नहीं होती थीं। समझ में आ रहा है आपको, मानसिकता क्लियर हो रही है, सभी जो उस समय पे जो चीज़ें चल रही थी उस अकॉर्डिंग आपको मानसिकता क्लियर हो रही है यहाँ पर। अब हम लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच।